आज तो लग रहा था कि बारिश की वजह से शो हो नहीं पाएगा, लेकिन बादल छट गए, तस्वीर सामने है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चाय की चुस्कियों के साथ आप शो का आनंद लीजिए और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं के शो में जो आप सारे लोग जो पहली बार शरीक हो रहे हैं उनका, और जो लोग रोज आते रहते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मेहमान आज हमारे पहुंच चुके हैं पहले, तो मैं उनसे सबसे पहले तारुफ करा देता हूं और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी, अगर बातचीत हो गई हो तो हम इधर आए, वरना कोई ऐसी बात नहीं। कहां बात कर रहे थे? बेटे से? क्या कह रहा था? यहीं बुला लीजिए। गांव जा रहे हैं? कहां है गांव आपका? गया बिहार। गया बिहार। हा, क्या बात है जी। तो जो मेहमान हैं ऋषभ तिवारी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम सिंह जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल खान साहब आज बहुत दिनों के बाद शो में शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी। और आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हमारे ऑटो वाले, नवल वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा और मुद्दा जो है वो रोज की तरह जैसा मैं बताता हूं, जरूर बताऊंगा, लेकिन जो तमाम सारे लोग आज मौजूद हैं उनसे पहले बातचीत होगी। कहां से आना हुआ साहब? किधर से? मैं दिल्ली से हूँ, बेसिकली हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। हिमाचल से बिलोंग करते हैं जी। हिमाचल में कहां से साहब? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। दरअसल सिलसिला यह था कि देश में शंका और विदेश में प्रधानमंत्री का डंका। मुझे किसी ने कहा कि बात तो यह है कि यहां पे शंका क्यों कर रहे हैं आप, जब देश पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, तो आखिर यहां पे शको शुबा क्यों, सवाल इतने ज्यादा क्यों? फिर एक सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट कहती है कि 70% लोग देश के, भारत के, ये अमेरिकन रिसर्च है, वो लोग कहते हैं कि भारत में 70% लोग लोकतंत्र में विश्वास या लोकतंत्र से प्रसन्न है। दूसरा नंबर, हालांकि पहला नंबर जो है वो सिंगापुर का है, लेकिन सिंगापुर की आबादी और भारत की आबादी में तो फर्क है, तो वो भारत का नाम दूसरे नंबर पे। लेकिन सवाल ये भी है कि एक प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र खतरे में है। तो फिर सवाल ये कैसे है, जब एक तरफ ये कह रहा है कि लोकतंत्र से संतुष्ट है, मुतमईन है, सर्वे कह रहा है अमेरिका का, और तो दूसरी तरफ ये बात कि लोकतंत्र खतरे में। ये दो बातें हैं जिनको हम सिलसिला से उठाएंगे एक एक करके, लेकिन पहले हिमाचल से जो आए हैं बाबूजी, मैं उनसे बात करता हूं। जी जनाब, कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, जहाँ तक प्रश्न लोकतंत्र खतरे में है, ऐसी कोई बात हमें नज़र नहीं आती है। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है कि मोदी जी की सरकार में आई थिंक लोकतंत्र जो है एकदम सुरक्षित है, और उन्होंने जिस हिसाब से हमारे देश को पिछले 10 सालों से आगे बढ़ाया है, आई थिंक वो एकदम उसको कहते हैं एक डायनेमिक है। मतलब अगर मैंने ज्यादा ना बोल दिया हो तो शब्द वापस ले लें, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि आगे बढ़ाना ना शोर, 10-5 लोग 15 लोग नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी घूमना चाहिए ना। आप कहां से आना हुआ था? वेस्ट बेंगल दुर्गापुर से। বাঙাল দিকে এসেছেন? হ্যাঁ, বাংলা থেকে। দাদা কি নাম আপনার শো দেখার জন্য এখানে এসেছি। দাদা কি নাম হয়ে গেছে? উত্তম ঘোষ। উত্তম ঘোষ। দাদা বলুন। বাংলা বাংলাই দিকে বলেন না, কোনো হ্যাঁ, কোনো চেষ্টা করবে না হিন্দি, তাই বাংলাই বলো। হ্যাঁ, বাংলাতে বলছি, হিন্দি জানলেও বাংলাতে বলছি অল্প করে। বাংলা তো খতরা আছেই দিদি কা वजह से, আর দেশ খতরা আছে মোদি কা वजह से। देश का खतरा एकदम मोदी की वजह, मोदी के वजह से, और दीदी की वजह से बांग्ला खतरा है। तो फिर बांग्ला खतरा दीदी की वजह से, एकदम, और देश को खतरा मोदी की वजह से। तो दादा কোথায় থেকে যাবে কোথায় থেকে আপনি? সেটাই তো ভাবছি। दादा कह रहे हैं कि मोदी की वजह से देश को और दीदी की वजह से बंगाल को। तो सवाल मैंने पूछा तो दादा কোথায় দিকে যাবে आपने, आप जाएंगे कहां? तो भाई सही तो भाप के, यही तो सोच रहा हूं,
ये कोताही दिखे जाची। तो दादा बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आप कहाँ से आए हैं? दिवाकर, दिल्ली से सर। दिल्ली से हैं। क्या काम करते हैं साहब? सर यही फेसबुक सोशल मीडिया में। फेसबुक सोशल मीडिया में तो बहुत अच्छा काम है आजकल। स्टार्ट किया हूँ, नया स्टार्ट। कितने दिन आगे आइए, नहीं यहाँ तक तो आ ही जाइए ना, इसके आगे तो हम ही नहीं बुला रहे हैं। तो 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ तो कितने फॉलोवर हो गए? हो गए थोड़ा बहुत। कितने? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 1000 हो गए। अरे 1000 हफ्ते भर में तो बहुत अच्छा चल रहा है। 1000 हफ्ते भर में, दूसरे हफ्ते में 2000। तो उसमें किस तरह के वीडियोस डालते हैं आप? मल्टी मिक्स सब मिक्स डालते हैं। तो ये बना रहे हैं? हाँ बना रहा, लाइव चल रहा है। ये लाइव चल रहा है। गजब है भाई साहब। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आते रहिए। कुछ बोलना भी चाहते हैं? अरे तो कैसा वीडियो बना रहे हैं, जब कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं तो जुड़ेंगे कैसे लोग आपसे? नेक्स्ट टाइम बोलेंगे जी, तैयार करके आइएगा बोलने के लिए। मैं आ रहा हूँ यार, आज थोड़ा सा पैर में चोट भी है मेरे, कल लग गया था, गिर गया था। कहाँ चले गए जी? मैं फिरोजाबाद से मनीष। कहाँ से? फिरोजाबाद से। जी बोलिए। मैं लोकतंत्र खतरा है तो किस वजह से है? जनसंख्या की वजह से है। जो आगे चल के एक बम विस्फोट बनेगा जो देश को कहीं का कहीं ले जाएगा। लोकतंत्र खतरा है, जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या ज्यादा है जी। मैंने 2 पॉइंट रखे। हरनाम जी, आपसे पहला सवाल, जब लोकतंत्र की पूरे दुनिया में डंका बज रही है, मोदी जी की बज रही, लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है, तो आप कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है और मोदी जी के ऊपर शंका, तो आखिर क्यों? देखिए, हमें तो पहले यही समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके की जो एनडीए की विदेश नीति है। पूरे विश्व में अगर देखें तो एक तरफ रशिया, चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे होकर अभी एक ग्रुप बना हुआ है। दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के जो कुछ देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं या डेमोक्रेटिक देश जिन्हें कहा जाता है, नाटो, तो वो एक तरफ हैं। अभी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब किस तरफ जाना चाह रहे हैं। हरनाम जी, बस बहुत आसान सा तरीका है, इसको जब न समझ में आए तो ये सोचिए कि अपने देश का हित किसमें है और कूटनीति क्या कहती है। तो हमारा देश का हित क्या है? जब हमारे साथ हमको डीजल चाहिए था, पेट्रोल चाहिए था, हमको मिला कि नहीं मिला? त्राहिमाम हुई श्रीलंका की तरह? नहीं हुई। तो हमको इस तरह से सोचना चाहिए। देखिए, हमें पहले बात तो ये सोचना चाहिए कि हम एक शांति प्रिय देश हैं। हाँ जी, भारत। और जिस तरीके से रशिया कत्लेआम कर रहा है, विशेष रूप से बच्चों तक के ऊपर वो बम ब्लास्ट कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और आज हम जाकर उसी रशिया की गलभैयां भा रहे हैं, गले लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा विश्व हमें देख रहा है कि हम एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, शांति प्रिय देश है। पूरे विश्व को भारत ने हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया है, और आज हम एक ऐसे देश के। ठीक, मैं समझ गया। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि आप इतिहास में जाते हैं, इसलिए मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और आप मुझे इस देख के मुस्कुराइए मत, मैं बिल्कुल नहीं इतिहास में जाऊंगा जी, वरना तो मैं पलट के सवाल होता। और ये बीजेपी के प्रवक्ता काहे के लिए ये जवाब देंगे? प्रतीक भैया, सबसे पहले आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की अनुभूति है, और पूरा देश आज संतुष्ट है कि रसिया का सर्वोच्च सम्मान आज देश के प्रधानमंत्री यानी कि आप सबको मिला है, एक जनता को मिला है। और जरा आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए जी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान, चाइना, एक तरफ नाटो, बैलेंस क्या है? आपको मैं बताता हूँ, समाजवादी बैलेंस हम बना देंगे तुरंत। बताता हूँ लोकतंत्र का बैलेंस क्या होता है। आपके शो में जब हर पार्टी के लोग आते हैं तो आप हर किसी के अच्छे बात पे आह करके नजर आते हैं। मिस बैलेंस आप जैसे करते हैं ना, उसी तरह बता रहा हूँ, मोदी जी को अमेरिका के द्वारा ही पहले एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो 2 बार संयुक्त संसद में बोलने का अवसर मिला और पूरे वो देश को संबोधित किए। तो हमें बैलेंस करना आता है, तभी हम देश का बैलेंस मजबूत कर रहे हैं, आपके तरह खुद का चेक बैलेंस मजबूत नहीं कर रहे। दूसरी बात, जब मोदी जी जा रहे हैं वहां पे ऑस्ट्रिया में, रसिया में, तो यहाँ पे विपक्ष में मच रही है खलबली और दौड़े दौड़े चल रहे हैं मंदिर। तो ईश्वर भी बोल रहे हैं, ऐसे ना पार हो रही नैया, क्यों चिंता कर रहे हो खेवैया? अगर डाटा की बात करें, और डाटा की, क्योंकि आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, तो अमेरिका से जो हमारा इस वक्त व्यापार है, उसका जो संतुलन है वो पूरी पिछले की जितने भी आप निकाल के देखेंगे वो सबसे ज्यादा है इस वक्त, सबसे ज्यादा। तो ये जो बात आपकी है, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मुझे कूटनीति आती है, विदेश नीति वही, और हमें कूटनीति आती है, और हम मुझे ये भी मालूम है कि हाउ टू बैलेंस।
तो हम वही करेंगे जो देश के हित में है और देश के जो देश के लिए सर्वोपरि है। हाथ उठाते रहिएगा, मैं आता हूं जी। एक चांस कांग्रेस को और देखिए बैलेंस तो खैर कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से कि किस प्रकार की विदेश नीति पंडित नेहरू की रही। जब देश आजाद हुआ उसके बाद पूरे विश्व में जो नेहरू जी का डंका बजा, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने जब विदेश नीति दिखाई कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और पहली बार ऐसा देश किसी विश्व में होगा कि 1 लाख से ज्यादा सेना ने घुटने टेक कर समझौता किया हो और पाकिस्तान आत्मसमर्पण किया हो। ये आज तक किसी भी देश के इतिहास में नहीं है। और उसके बाद फिर राजीव गांधी साहब ने जाकर नई टेक्नोलॉजी जो लेकर आए, इसी यूरोप और इससे जो आज जो ये मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, क्रांति देख रहे हैं, उसको लाने का श्रेय भी राजीव गांधी का। आराम से बिल्कुल। इसके बाद जब देश में फिर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह रहे, अरे रुको यार, जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह रहे, तो उस वक्त जितना आप ये देखिए व्यापार खुला, देश में जितनी तरक्की हुई, देश में जितने संसाधन आए, देश में जितनी खुशहाली आई, देश में जितनी नौकरियां आई, देश में जितने ब्रांड ओपन बाजार जी, ओपन WTO जी। पहली बात तो भाई को बता देता हूं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना, 1950 के दशक में जो ब्रिटिश के इंजीनियर यहां आ गए थे उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद मॉडिफिकेशन की जब बात आई थी तो 90 के समय अटल जी ने भी विपक्षी तौर पर सजेशन दिया था, ऑन रिकॉर्ड पता कर ले। तो ये ना झूठ जनता को ना परोसे। पॉइंट 2, इन्होंने कहा कि घुटने टेक दिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। सर सलाम है इस डिसीजन को, विपक्ष के नाते हमने आपका स्वागत कर लिया है। लेकिन जब मोदी जी को सम्मान मिलता है, यानी कि देश को सम्मान मिलता है, तो उस समय हम ये नहीं करते थे आपके तरह अभी जो आप कर रहे हैं। नहीं, सवाल व्यक्तिगत है, ये तो व्यक्तिगत है। सवाल तो इनसे ये पूछना चाहिए था आपको कि जब वहां घुटने टेकते हैं तो हम तो आपको सलाम करते हैं, और जब हम घर में घुस के सर्जिकल मारते हैं तब आप सवाल करते हैं। सवाल तो ये होना चाहिए था कि भाई जब आप घुटने टिकवाते हैं तो हमारे जनरल अरोड़ा, कौन इस देश का व्यक्ति भूल सकता जनरल अरोड़ा को जी, देश के उसके सामने समर्पण कर दिया पाकिस्तान की। तो सवाल आपसे ये है कि जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आप सवाल करते हैं, आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी, बीजेपी, मोदी जी का डंका बज रहा है तो आप शंका करते हैं। और दूसरा ये कि जब लोकतंत्र को दुनिया सराह रही है तो आप कहते हैं संविधान खतरे में, आखिर क्यों समाजवादी? प्रत्येक जी, कूटनीति और विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए कि देश के लोगों को फायदा हो। अपना महिमा मंडन हो, अपनी मीडिया मंडन हो, उससे देश को नहीं मिलने वाला कुछ है। नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्चा किया गया मोदी के द्वारा, और 1 रुपए का फायदा देश को नहीं हुआ। अब मुझे बताइए देश को क्या कूटनीति से मिला? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोले दो। ठीक है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, जो कूटनीति की दुहाई दे रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप लोगों को जानकारी अगर होगी, रसिया भारत का अच्छा देश है, मित्र देश है, हर कोई जानता है। 2021 से लेके आज तक एक वार्षिक बाइलैटरल टॉक होती थी भारत सरकार और रसिया सरकार के बीच में, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उसका बंद कर दिया। नहीं, 22वीं यही है। नहीं, 21 के बाद नहीं हुई है, आप जांच कर लीजिएगा। 21 के बाद नहीं हुई, अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरा फैक्ट है, आप चेक कर लीजिएगा, जो सुन रहे हैं वो भी चेक कर लें। 21 के बाद कोई बाइलैटरल टॉक नहीं हुई भारत और रसिया के बीच में, जो ऑफिशियली होती थी। उसको रोक के आपने क्या हासिल किया? अब आप जहां पे गए हैं, रसिया विजिट पे गए हैं, उसे देश को क्या फायदा होगा? अगर आप कहने व्यापार की बात कर रहे हैं, भारत और रसिया के बीच में 5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है पिछले साल का, बता रहा हूं मैं, 23 का, और उसमें 3000 करोड़ रुपया। ठीक, मैं जी 3000 करोड़ रुपए का सिर्फ निर्यात हुआ है, बाकी पैसे का आयात हुआ है। मैं समझ गया बात आपकी। मैं आ गया सर, आ गया जी, बिल्कुल आ गया। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं कि लाभ क्या हुआ, कूटनीति क्या, मैंने किसी पुराने ब्यूरोक्रेट से पूछा था, धर्मेंद्र जी फॉरेन सर्विसेज में थे, मैंने कहा सर ये कूटनीति क्या होती है? सर मुझे समझ में नहीं आती। बोले प्रतीक तुम्हें गुलाब दिखता है? मैंने कहा हाँ दिखता है। बोले उसकी खुशबू दिखती है? मैं कहा खुशबू तो नहीं दिखती। बोले कूटनीति वही होती है, वो दिखेगी कभी नहीं, बस समझ में जब आएगा 2030 में 100 बिलियन तक का अगर वो कहते हैं कि हम व्यापार करेंगे तो वो कुछ कहने। जी आ गया, नमस्कार, कहाँ से आना हुआ? नमस्कार भैया जी, मैं महाराष्ट्र बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ से? छत्रपति संभाजी नगर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब?
मेरा नाम कैलाश पवार है जी कैलाश पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आना हुआ दिल्ली? सर मैं एक आर्मी का एक जवान हूँ और मैं कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रवक्ता है इनसे कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब ने इस 10 साल में जो किया आर्मी के लिए, इस देश के लिए, ये कोई कर नहीं सकता है और करने वाला पैदा हो नहीं सकता है। और ये बोल रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किया है, राजीव गांधी ने किया है, अगर उस समय मोदी जी पैदा होता है तो इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को अलग करना इनका ही काम था। मुसलमान को यहाँ पे वो तावा है, क्या हुआ? छेड़ दिया तो मैंने हटा लिया तुरंत, जैसे ही वो शब्द आया मैंने हटा लिया। बाकी आपकी सारी बात का मैं स्वागत करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं। ये आपकी अपनी नीति है जो आप, एक बात और मैं पूछ लूंगा आपकी सोच को, मैं आपके सोच को शर्मा थे, लेकिन एक बात, जहां मुसलमान शब्द आया वो मैंने हटा लिया। वो शब्द जो है डिबेट में खुले में खड़े होकर इस तरह की बातें नहीं। जी मैं तो इस बात का भी हिमायती हूं कि ड्राइंग रूम में भी नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं आया, कोई बात नहीं, हटाने की जरूरत नहीं। नाउ यू हैव टू वेट। जी अभी इंडो रशिया रिलेशनशिप पे बात हो रही थी और मेरे समाजवादी पार्टी के भाई ने कहा कि वो व्यापार ही नहीं हुआ 5 करोड़ का हो। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत ट्रेड का हमारा लक्ष्य था 30 बिलियन डॉलर, जो 65 क्रॉस कर चुका है। और मोदी जी जो इस बार रशिया गए हैं तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वहां जाके कहा कि युद्ध हल नहीं है किसी भी बात का, और उसके धरती पर जाके कहा, और उनको कहा कि जितने भी हमारे जवान आपके यूक्रेन लड़ाई में थे सबको वापस करो, और पुतिन को घुटने टेक कर उनको वापस करने के लिए राजी करना पड़ा। ये भारत का ही प्रधानमंत्री है जो इतनी ताकत से वहां जाके। ठीक है, आपकी अपनी नीति। बिलाल भाई जी, मैं पहले पैनल पूरा कर लूं, उसके बाद फिर ओपन डिबेट। जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री हर जगह युद्ध रुकवाने का काम कर रहे हैं। आपने गाजा में युद्ध रुकवा दिया, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? आज तक मणिपुर नहीं गए। अरे बिलाल भाई, 3 बार जा चुके हैं, आपको पता है। विपक्ष के नेता का हर जगह सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार इधर की उधर घुमाने का काम करते हैं। देश के मुद्दे अगर कोई उठा दे तो उसको जेल भेजना। जी जी जी, बिलाल भाई बहुत चिंतित हैं और बहुत परेशान भी हैं मणिपुर को लेकर, और ये संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लग रहा था कि क्यों नहीं आया अभी तक। जी मैं बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है और अभी तक किसी ने नहीं उठाया था, आपने उठा दिया। अच्छा क्या जी, चलिए वेरी क्विक। मणिपुर के नाम की बीमारी हो गई है, इलाज कराइए पहले। जब मोदी जी संसद में बोलते हैं तो आउट हो जाते हैं, पहले अपने दिमाग का इलाज कराइए। रुको, व्यक्तिगत टिप्पणी। जब मोदी जी संसद में बोलते हैं तो आप आउट हो जाते हो, क्यों आउट होते भैया? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका ने इस बात को मान लिया कि लोकतंत्र जो है भारत में मजबूत है 77%, लेकिन इनको पता नहीं इनका परिवार बच खतरे में है। लोकतंत्र का परिवार खतरे में, इन परिवारवादियों का जो इंडी गठबंधन बना के रखे हुए हैं, ये लोकतंत्र के लिए नहीं है। हाँ। ये संविधान के लिए एक नहीं है। हाँ। ये परिवारवादियों ये जो ऑटो वाले भैया हैं, ये डिबेट को एकदम ऐसा ओपन कर देते हैं चारों तरफ से। जी अब आपको यू हैव टू वेट। जी मैं आया। मेरा नाम सूरज भान शर्मा है। सूरज भान जी नागलोई रहते हैं, नांगलोई के रहने वाले हैं। जी बोलिए। अध्यापक नगर कॉलोनी है। हाँ जी। दिल्ली जल बोर्ड से शिकायत है बहुत बड़ी। हाँ जी बोलिए। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, वहाँ पे सीवर में पानी जाम है बिल्कुल। देखिए ये एकमात्र दुनिया की डिबेट है जिसमें कूटनीति में रशिया से लेकर और सीवर पानी। पूरी बात सुनेंगे सर? अगर नहीं सुना तो मतलब डिबेट बंद कर दूंगा मैं। यकीन मानिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं यकीन मानिए मैं डिबेट बंद कर दूंगा। आज के बाद आऊंगा नहीं दोबारा अगर मैं बात नहीं सुना। बस तो मैं इतना कह रहा था कि इस डिबेट में रशिया मॉस्को से लेकर रायबरेली बछरावा तक, हनुमान के मंदिर तक और सीधे सीवर लाइन में आए। दादा फॉलो करे। हाँ, सारी समस्याओं की। कितने दिनों से पानी नहीं आ रहा? हमने मंगलवार 2 तारीख को कंप्लेंट की हुई, आज तक सुनवाई नहीं हो रही है। दिल्ली जल बोर्ड से पानी घर में पानी पीने के लिए नहीं आ रहा? पीने का पानी तो 2 साल से बंद है। 2 साल से? कॉलोनी कौन सी सर? हाँ, सीवर मतलब बोरिंग का पानी पी रहे हैं। और कॉलोनी का नाम सर बताइए। अध्यापक नगर। हाँ। नाम है अध्यापक नगर। कहाँ पड़ती है ये? नागलोई क्षेत्र में ही पड़ता है। नागलोई क्षेत्र में जी। तो आप ये कंप्लेन लेके आए हैं? बिल्कुल जी। कि दिल्ली जल बोर्ड सुनवाई नहीं कर रहा। दिल्ली जल बोर्ड से दरखास्त है कि बाकी सारी बातें थोड़ी देर में हो सकती हैं, लेकिन पीने का पानी बहुत जरूरी है। लिहाजा अध्यापक नगर दिल्ली में पीने का पानी जरूर पहुंचाया जाए।
बाकी मैं मॉस्को से लेके बछरावा तक सारी बहस कर लूंगा, लेकिन दिल्ली का पानी, दिल्ली जल बोर्ड को ये बनता है कि अध्यापक नगर तक पानी पहुंचे। बच्चे परेशान होंगे, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग परेशान होगा। जाने से भी परेशान है जी, बैक मार रहा है सीवर का पानी ऊपर। सीवर का पानी भी भरा है? सीवर का पानी जाम है बिल्कुल जो है। रह कैसे रहे? मजबूरी है। अरे तो चुल्लू भर ले आए होते, अब क्या दिखा देते हैं। देखिए ये बड़े होशियार हैं, आप दिखा दीजिए चुल्लू भर, बाकी ये डूब अपने आप जाएंगे। ये बड़े होशियार हैं, ये बड़े होशियार हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? सूरज भान शर्मा। सूरज भान शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है सर। नगर मोहल्ला अध्यापक नगर नागलोई में सीवर बैक मांग रहा है और 2 साल से पीने का पानी जो है नहीं। सीवर का आता है। सीवर का पानी सीवर का आता है? सीवर मिक्स है जी, सीवर मिक्स पानी आ रहा है। ये होना चाहिए। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि जैसे आपके घर के बच्चे पानी पी रहे हैं, अध्यापक नगर के बच्चे भी पानी पिए। जी बोलो बेटा, कहाँ से आना हुआ? मैं आई हूँ बंगाल से, वेस्ट बंगाल से आई हूँ। अच्छा, साथ में? हाँ। अच्छा, आप कौन? ये मेरे पापा लगते हैं। हाँ पापा है जी। हाँ। हाँ। बोल रहे कि नहीं, देखो सुनो मेरी बात। देखो बेटा, ये जो भाषा है ना, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, इसी पे पूरा काम है मेरा, भाषा पे ही, तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं इनसे अगर बंगला में पूछूंगा तो ये बिल्कुल सही बता देंगे, है ना? हाँ बोलो। हम एक स्टूडेंट हैं, हम हाँ। खुद कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मेरे हाँ। पास मतलब हम 3 बातें बोल रहे हैं। हाँ। पहला वाला है कि ये जो नीट का जो स्कैम हुआ इस साल, हाँ। ये क्यों हुआ? हाँ। ये क्यों होना था? मतलब सबको एयर वन रैंक पापा भी बनाओ, मम्मी भी बनाओ वीडियो। हाँ, वही बात बोल आपको देंगे दोनों। हाँ। और ये जो जवान अंकल जो बोल रहे थे कि अग्निवीर हम लोग जो देखते हैं, वो 4 साल के बाद वो क्या करेगा, जो हाँ। अग्निवीर का जो बात करता है। हाँ। और लास्ट जो बात है वो है महंगाई बहुत है। ये बहुत है, हाँ। स्पेशली द गैस का सिलेंडर्स सबसे ज्यादा महंगा। बहुत महंगा है। और एजुकेशन सिस्टम तो मतलब हम लोग को लगता था कि पूरा क्लियर है, पर जो मतलब हम लोग जो स्कैम देख रहे हैं, वो उससे तो नहीं लगता कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है हम लोग। जी ठीक है। एग्जाम को जो लीक है उसके ऊपर सवाल है, जायज सवाल है, लीक हो रहा है, उसमें सख्त कानून होना चाहिए, ना हो। और ये तो कल बृहस्पतिवार है ना? हाँ जी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी नीट की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि न्याय होगा। और उन्होंने कहा कि सिस्टमैटिक ऑर्डर में चेक करेंगे कि अगर वो लीक है, कहाँ लीक है, कितना लीक है, एग्जाम दोबारा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो कौन सा क्लास में हो आप? मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर हूँ। फर्स्ट ईयर में? तो हाँ ठीक है, खबर पे ध्यान रखना और बाकी पढ़ाई पे ज्यादा। जी हाँ जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली रोहिणी से आया हूँ। रोहिणी से आए? पानी आनी आ रहा है घर में? पानी वानी सब आ रहा है, पानी बिल्कुल बोलिए अच्छा आ रहा साहब। है। मैं तो ये बोलना किधर है? मॉस्को पे बोलना है, रायबरेली पे बोलना है, दिल्ली पे बोलना, कहाँ बोलना है? मैं अभी विपक्ष के ऊपर बोलना चाहूंगा। अच्छा। जब 2013 से पहले मनमोहन सिंह जी मुख्य प्रधानमंत्री थे और वो हाँ। कहते थे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, हाँ। हमारे पास सेना के खरीदने के लिए जूते नहीं है, अब ये 8500 रुपए लाएंगे कहाँ से सबको बांटने के लिए? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कौन से 8500? जो हर महीने खटाखट जो अकाउंट में आती है, लाएंगे कहाँ से? अब दूसरी क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। चलिए दूसरा बात बोलिए, फिर जवाब देंगे आप। दूसरी बात ये जो अभी बात करें सिक्योरिटी की, अग्निवीर की बात अभी करी हाँ, है। हाँ। अग्निवीर में 4 साल की सेवा करने के बाद में एक युवा हाँ। ट्रेंड हो जाता है, आर्मी उसे ट्रेंड करती है, हाँ। उसे काबिल बनाती है, हाँ। उसको एक पेंशन भी मिलती है और 1,65,00,000 का मुआवजा भी उसको दिया जाता है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी जॉब है सरकारी या प्राइवेट जहां पे इतनी सारी फैसिलिटी युवाओं को देखने को मिल रही है? मुआवजा शब्द इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आपका नाम क्या था? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता जी, एक कहूँ, आप क्या काम करते हैं? मैं यही काम करता जो आप कर रहे हैं। अच्छा, पत्रकार हैं? मैंने YouTube चैनल्स के ऊपर न्यूज बनाया है। आज बड़े यूट्यूब वाले आ गए, उधर वो सोशल मीडिया वाले खड़े थे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे गुप्ता जी, आप हमारे पेशे हैं मल्लाह, कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं, तो आप भी मल्लाह हैं, मैं भी मल्लाह हूँ, ठीक है? और बड़ा छोटा मानता नहीं मैं, भाई एक सलाह है बड़े होने के नाते। गुप्ता जी, जिस पेशे में आप हैं उस पेशे में रोज गड्ढा खोदा जाता है, इसलिए चुनावी मोड से बाहर निकल आ जाइए। जो शब्द आपने बोला ना, खटाखट, चुनाव बीत गया, अब आगे आइए। नई चीज अभी दोबारा हो रहा है। हाँ, नहीं दोबारा हो रहा है। अच्छा ठीक है जी जी जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाकर इस देश के अंदर व्यापार को बढ़ाया। और भाई साहब जो बात कह रहे थे वंशवाद की, क्या बीजेपी में वंशवाद नहीं है? अमित शाह जी का बेटा जय शाह जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह
जो उत्तर प्रदेश से विधायक है, और अनुराग ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वहाँ ये अब वसुंधरा राजे जी के बेटे दुष्यंत सिंह वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्या वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में है? कांग्रेस पार्टी ग्लोबलाइजेशन कराई। भाई देखो बोलने दो। अरे बाबू, अरे रुको, ऐसा नहीं। ना जी, यू प्लीज कंप्लीट, प्लीज नहीं बोलने दीजिए, प्लीज कंप्लीट। कांग्रेस पार्टी ने पीस को एस्टेब्लिश करा, हार्मोनियस रिलेशन बनाए विदेशों के साथ ताकि आयात निर्यात हो सके। जब यह देश 1947 में आजाद हुआ था, क्या तब भी भारत देश ऐसा था? ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट, तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी, दो विषय इन्होंने उठाए। पहला वंशवाद। प्रतीक जी, राजा का बेटा राजा बन सकता है, वंशवाद नहीं है, लेकिन राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये मैं देख रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता कैसे जवाब देते हैं। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वंशवाद। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पंकज सिंह जी मंडल से उठकर आज केवल एक विधायक हैं। दूसरी बात जहां तक इन्होंने जयशाह जी की बात कही थी, तो वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट कमेटी में भी रहते, पता कर ले। और एक और विषय इन्होंने उठाया कि आज जो देश है, सुनिए जी, हाँ, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड, जो सबसे महंगा क्रिकेट बोर्ड है, उसके सेक्रेटरी है। क्या कोई क्रिकेटर नहीं मिला? क्या कोई बैट पकड़ने वाला खिलाड़ी नहीं मिला? क्या नाम है आपका? अभिषेक सांगवान। अभिषेक सांगवान साहब का सवाल जो है बहुत जायज है, और इसमें कमेटी लोढ़ा कमेटी भी बनी। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि शरद पवार जी रणजी ट्रॉफी में खेलते थे क्या? ये कांग्रेस के राजीव शुक्ला जी तो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। ठीक है, मैंने दे दिया। इन्होंने उठाया था देश का विषय उठाया था कि आज जो देश है वो 1947 में था क्या? बेशक नहीं था। आज ये देश सशक्त है, मजबूत है। एक बात और, जब ये देश अलग, देखिए बदतमीजी करना है तो बदतमीजी मत कीजिए, जवाब लीजिए। अगर आज वो देश नहीं है तो वो क्यों नहीं है, और उस समय क्या था ये समझना होगा। जब देश आजाद हुआ तो उस समय देश को 4 रोटी खिलाने की आवश्यकता थी। 2 रोटी दिया जनता को, 2 रोटी भरा पेट में अपने, और घोटाले किए तो वो देश कहां रहता जो आज हम मजबूत हो रहे हैं। दूसरी बात, ठीक, मैं सुना। देखिए बेटा, मैं एक बात कह रहा हूं कि लोढ़ा कमेटी बनी, और इसीलिए बनाई गई थी कि बहुत सारे सुधार हों। तो वो जो सवाल है मैंने बस सिर्फ इसीलिए किया था, बाकी कोई नहीं। जी, हरनाम जी क्या बारी है? सर, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता। आज देश में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से बड़ा कौन सा भ्रष्टाचार है, जिसमें 2-3 घरानों को केवल कमा के पैसा दे दिया है। और आपका जो अभी ये जो मोबाइल के जो बिल बढ़ने जा रहे हैं ना, डाटा, वो देख लीजिए वहां कौन कौन डांस कर रहे हैं। ये सब वहीं पर जा रहा है पैसा इनडायरेक्टली, और ये सब भाजपा के आशीर्वाद से ही जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जा रहा है। तो भ्रष्टाचार पर तो लेक्चर देना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे, क्योंकि अगर सबसे कोई भ्रष्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में पैसे लेते हुए, दलाली करते हुए कैमरे पर आप लोगों ने ही पकड़े हैं। तो भ्रष्टाचार की बात करना तो ये पहली बात बंद। जी, कहां से शुरू करेंगे? जॉन मथाई से शुरू करेंगे कि यहीं से? वो संयोग ऐसा है कि डिबेट की शुरुआत भी कांग्रेस के मित्र से हुई थी, और उस वक्त में स्तब्ध हुआ। एक मिनट, मैं आ गया। नहीं, ऐसे नहीं कहते बेटा, मैं आ जाऊं। पहले तुम ही से पूछ लूंगा। ठीक है। उस वक्त में स्तब्ध हुआ, निशब्द हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि मित्र जो है इंडिया और रशिया रिलेशंस पे इस तरह की बात कर रहे थे, जो मैं तो सोच रहा था ये जहां किधर जा रही है, लेफ्ट या राइट किधर जा रहे हैं। अरे भैया, कूटनीति क्या होती है, मैं कुछ डेटा रख दूं आपके सामने। जिस अमेरिका के साथ आप कभी भी ट्रेड सरप्लस में नहीं होते थे, जहां हमेशा व्यापारिक घाटा होता था, आज वैश्विक परिवेश में आप जो अमेरिका के साथ जो है $119 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं, और 2016 के बाद आप ट्रेड सरप्लस में। यह है कूटनीति नंबर 1। रशिया के साथ सबसे ज्यादा हाई जो है ट्रेड ट्रांजैक्शन हो रहा है, $65 बिलियन से ज्यादा। तो वेट करिए ना, रशिया के साथ भी हम ट्रेड सरप्लस में होंगे। चाइना के साथ जो है अभी हम 2nd पोजीशन पे, उसके साथ भी होंगे। जो है यूए सऊदी अरब के साथ जो है हम 3rd पोजीशन पे थे, वो हम 7th पे गए। तो गल्फ कंट्री का जो शिफ्ट होकर रशिया के साथ हो रहा है, ये वेलकम करना चाहिए। दूसरा जो अभी लास्ट में जो बात थी ना करप्शन वाली, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था, और मैं एक जनता की तरफ से जो बात आ रही है बराबर, जीवन के किसी भी क्षेत्र में परफेक्शन नहीं होता है प्रतीक जी। जो
आपको जो है फैसला लेना है तो मैथमेटिक्स में एक टर्म होता है प्रोबेबिलिटी, जो न कभी शून्य हो सकती है न कभी 100% हो सकती है। अगर प्रतीक जी तुलनात्मक दूसरे पत्रकारों के बेहतर तरीके से पब्लिक डिबेट कर सकते हैं, इट मींस प्रतीक जी इज अ गुड एंकर। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतीक जी परफेक्ट हो गए। तो इसी तरह से तुलनात्मक पूर्व के समय के अगर इस सरकार में डेवलपमेंट का पेस बढ़ा है तो आपको वेलकम करना शैलेंद्र जी ने आज बढ़िया टर्म यूज किया, प्रोबेबिलिटी। ये 12th में मैथ्स पढ़ी और उसके बाद जब आगे बढ़ा बीए में तब भी पढ़ी, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर में हमेशा छोड़ देता था, वो थोड़ा सा कठिन होता है चैप्टर। मैं प्रोबेबिलिटी वाला छोड़, मैं आ गया सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या नाम है साहब? मेरा नाम विकास गुप्ता है सर। विकास जी कहाँ से आना हुआ? यही दिल्ली से हूँ सर। हाँ जी। 40 वर्ष उम्र है और यहीं से पला बड़ा हूँ। हाँ जी। मैं कहना चाहता हूँ कि तू अंधेरे में चलने की हिम्मत तो कर। तू अंधेरे में चलने की हिम्मत तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। क्या बात है गुप्ता जी, खुद भी लिखते हैं या दूसरों की सुनाते हैं? सिर्फ मेरे पिताजी ने लिखा था जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। क्या बात है। तब मेरे पिताजी ने जेल से अगर देखिए कवि हैं, कवि के परिवार से हैं, तो आपको इतना आदर मिलना चाहिए कि आपको इसके अंदर आ जाना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत देखिए, अब ये इसको चाहे मेरी पार्शियलिटी कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप कवि कुल से हैं, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूँ। जी सुनाइए। देखिए पिताजी कवि तो नहीं थे, मास्टर थे, और परंतु कविताएं लिखते थे, क्योंकि 1-1.25 वर्ष जब अंदर रहने का मौका मिला तो यही काम था वहाँ बैठ के कविता। इमरजेंसी में जेल के अंदर? जी। उनको तीसरे दिन उठा लिया गया था और 2 दिन सिर्फ ये मार पीट करके ये पूछते रहे, बता दो मदन लाल खुराना कहाँ छुपा हुआ है। तो ये तो आप ये बोलते हैं कि बीजेपी आज की डेट में तानाशाह हो गई है। मुझे लगता है कांग्रेस से बड़ी तानाशाह पार्टी इस पूरे विश्व में आज तक कोई नहीं हुई है। पहली चीज, आप जितना आज ये यहाँ डिबेट कर रहे हैं, ऐसी आज़ादी थी क्या? लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया था, बोलने नहीं देते थे, पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, मास्टरों को जेल में डाल दिया था, किसी भी व्यक्ति को आज़ादी नहीं थी। केस पुलिस उठा लेगी और सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उठा लेगी और केस भी नहीं करेगी, जेल में बंद कर देगी, और आपको कोई आज़ादी नहीं है कि आप उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। ये तो माहौल थी। मेरा शेर पूरा नहीं हुआ था। जी, माफी चाहूंगा, किसी शायर का शेर अधूरा छोड़ना, बिल्कुल एकदम तड़पते हुए छोड़ देना। मैं पूरा करिए। तू अंधेरे में चलने की हिम्मत तो कर, रास्ते में उजाले भी मिल जाएंगे। तू हाथ बढ़ा, आगे बढ़, मेहनत कर, हाथ पकड़ने वाले भी मिल जाएंगे। क्या बात है। ये सुनाया किसके लिए है? ये इसलिए सुनाया सर कि आज के सभी युवाओं को और सभी लोगों को मैं कहता हूं कि आप मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, विश्वास रखिए। हर चीज में नेगेटिव सोचना, हर चीज में नेगेटिव बोलना जैसे विपक्ष करता है। अरे जब अच्छी बात होती थी तो अटल जी भी इंदिरा जी की तारीफ करते थे, नरसिम्हा राव भी अटल जी को भेजते थे, लेकिन आज का विपक्ष हर चीज में बुराई करना, हर चीज में बुराई करना। गुप्ता जी बड़ा संतुलित बोलते हैं आप, मतलब संतुलित से मतलब आप बोलते अच्छा है, बढ़िया बोलते हैं। क्या काम करते हैं आप? सर मैं सीनियर मैनेजर हूँ एक एजाइल कंसल्टेंसी सर्विस। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इमरजेंसी के दौरान जो परिवार ने कष्ट झेला आपके, उसके लिए पूरा देश आपका ऋणी भी है। और लोकतंत्र का आज तो आया ही कि लोकतंत्र जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का लोकतंत्र। एक चीज ऐड कर दूं सर, मेरे पिताजी ने राजनीतिक शास्त्र से ही AA करी थी और उसका अंतिम वर्ष वहीं जेल में रहते हुए किया। उनको स्पेशल बाहर जाकर के और एग्जाम दिलाया जाता था। राजनाथ सिंह जी साथ में थे, उनकी माताजी गुजर गई थी। क्या नाम है पिताजी का आपका? मेरे पिताजी का नाम SP गुप्ता है और सत्येंद्र प्रकाश गुप्ता। वो रहे नहीं दुनिया में, 2011 में उनकी मृत्यु हो गई। राजनाथ सिंह भी सब साथ में थे। ठीक, मैं आपके पूरा स्वागत करता हूँ। और जी बोलिए साहब। सर मैं गुजरात से हूँ। गुजरात में कहाँ से? गुजरात से अहमदाबाद से। घर में गुजरात। हाँ जी बोलिए। अब ये सर ने बोला, कौन सर ने? कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला हाँ घोटाला हुआ, तो 1992 में 5,000 करोड़ का वेफर्स घोटाला हुआ था। 1987 में 5,000 करोड़ का शेयर घोटाला हुआ था। वो किसकी सरकार में हुआ था? दूसरी चीज ये सर ने पहले बोला कि जम्मू को जवाहरलाल नेहरू ने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया उसी दिन जो मोदी डिसीजन ले रहा है, वो डिसीजन लेते जवाहरलाल नेहरू तो आज ये हादसा नहीं होता आतंकवादी वाला। ठीक ठीक, मैं अच्छा माफी चाहता। अरे कोई बात नहीं, भगाओ नहीं बच्चे। अरे बच्चा खड़े रहो। अरे कोई बात नहीं, खड़े रहो। क्या नाम है? प्रशांत। खड़े रहो। कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव हरियाणा से हूँ। तो उधर से कूद के क्यों आए, इधर से क्यों नहीं आए? नहीं, घर में जाते तो दरवाजे से ही हो कि खिड़की से जाते हो? नहीं, घर में कैसे जाते हो, खिड़की से या दरवाजे से? खड़े रहो प्रशांत। नाम है प्रशांत, इतने धीर गंभीर आदमी तुम। जी बोलिए।
जैसे सर ने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को घोटाला बता दिया, तो मैं सर से यही प्रश्न करना चाह रहा था। उसी समय मेरे मन में ये बात आई कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला था तो क्या वो पार्टियां अन्य बीजेपी से के अलावा अन्य पार्टियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में रकम ली, क्या वो भी उस घोटाले के सारे लोग थे, सारे लोगों ने लिया। दूसरी बात क्या मैं एक वे भी सहभागी थी? बार मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि आपने उठाया, लाया गया है इसलिए कि वो ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंट हो, नजर आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं उसके बारे में, लेकिन उद्देश्य, उसका मकसद जो है वो बहुत साफ था। वो साफ ये था कि जो भी जिसको भी मिले पैसा हो, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और ये जी बिल्कुल ऑफ कोर्स इसीलिए था। तो इन्होंने घोटाला घोषित कर दिया, तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो घोटाला है तो क्या आप उस घोटाले में सहभागी हैं क्या? क्योंकि आपने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया ना। अगर आप भी पैसा ले रहे हैं तो क्या आप ये मान रहे हैं कि आप उस घोटाले के अंदर सहभागिता निभा रहे हैं बराबर? ठीक ठीक। समाजवादी पार्टी का नंबर जी। अगर ये घोटाला नहीं है, हाँ, तो जो डोनेशन देने वाले थे, बिल में उनके नाम को छुपाने की संस्तुति क्यों की गई भाई? उनको पता था कि ट्रांसपेरेंट है, दुनिया देखे, लेकिन नाम मत बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रपंच है, समझने की आवश्यकता है। अगर देश में समृद्धि आ रही है, सुनिए, सुन लीजिए, अगर देश में समृद्धि आ रही है, देश का व्यापार बढ़ रहा है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि अमेरिका से इतना व्यापार हो गया, मैं तो निर्यात की बात कर रहा हूँ। 5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, लेकिन हमारा निर्यात 3000 करोड़ का हुआ। और अगर हम गोमांस निर्यात की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए। हम भ्रष्टाचार की बात करें तो अयोध्या का रामपथ 850 करोड़ का बना और एक बारिश में 11 किलोमीटर में 20 गड्ढे हो गए। उसका पैसा कौन खाया? नीट परीक्षा हुई, उसका घोटाला हुआ। इसको समझिए आप। इसका परिणाम आना था 14 तारीख को, लेकिन परिणाम को 4 तारीख को घोषित किया गया, क्योंकि 4 तारीख को काउंटिंग हो रही थी। सारे मीडिया के लोग, पूरा सिस्टम उधर बिजी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लोग होंगे डिसीजन मेकिंग में। आप समझिए, एनटीए के चेयरमैन को भी इतना राइट नहीं होगा कि रिजल्ट को प्रीपोन्ड कर दे, लेकिन प्रीपोन्ड किसने करवाया होगा? वो टाइमिंग क्यों रखी होगी? ये बहुत बड़ा घोटाला है। भारतीय जनता पार्टी घोटालों में डूबी हुई भाई है। रुको भाई, रुको, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बहस नहीं होती। तुम्हें तकलीफ है, मैं तुमसे पूछ लूंगा, आ जाऊं, मैं तुम्हारे पास आता हूं, बस वेट करो। आ गया बेटा, आ गया, मैं आ गया। बिल्कुल स्टूडेंट है यहाँ पे खड़े। मसला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। ये पहलू वहां पे डिस्कस नहीं किया गया होगा, ये सोचना भी अपने आप में बड़ा दुर्लभ है। बिल्कुल 100% ये मसला आया ही है, और इन्होंने इस बात को डिस्कस किया है, और बिल्कुल 100% डिस्कस किया है। तो कल हम, क्योंकि कल फिर आएगा नीट का मसला, हम वेट करेंगे। जो ऑफ कोर्स जी मैं इनकी बात में बताना चाहूंगा समाजवादी के लिए कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने घोटाला किया, ठीक है, पर इतने सालों से कभी इन्होंने भी नाम बाहर नहीं निकाले, क्योंकि इलेक्शन के लिए वो पैसा तो आ ही रहा था कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट तो आ ही रही थी। अगर बीजेपी ने गलत करा तो इन्होंने कभी खुद भी सही नहीं करा, दोनों ही उतने ही गलत हैं। और इसके बाद समाजवादी पार्टी घोटाले की बात करिए सर, पूरा यूपी खराब करा है इन्होंने, पूरा यूपी सर, पूरा यूपी अंदर से खराब कर रखा है सर। अभी इलेक्शन से पहले इन्होंने बोला, सबको गरीबों को बोला कि हम 8-8 हजार रुपए देंगे, तो अब लोगों ने ये सोचा कि घर बीजेपी ने दे दिया है, सैलरी वहां से आ जाएगी, तो इनको वोट दे देते हैं। फॉर्म भी भरवाए, सबमिशन की बात जब आई इलेक्शन के, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है बेटा, आ रही है, आवाज आ रही है। और ये आवाज ना आए कैसे नहीं हो सकता? अच्छा, तो सर आवाज आ रही है। इलेक्शन के बाद इन्होंने जब वो औरतें आई पैसे लेने के लिए, तो कहा अब नहीं दे सकते हम। क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, डीटीयू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजी। तो वो मैंने देखा ना, ड्यूशल लैंड बना हुआ था तुम्हारा, तो आजकल वो चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, यूरो कप चल रहा है। और रहने वाले कहाँ के? सर मैं गाजियाबाद। ये तो मैं समझ गया था कि यूपी का ही है ये बंदा। राजनीति इसको बहुत अच्छी समझ में आती है जी। ऑफ कोर्स समाजवाद, मैं बिल्कुल समाजवादी को दे दें कि या पहले आप दे दें? मैं समाजवादी को दे देते, उनका हक बनता है, उनका हक बनता है। हाँ जी, ये मेरा छोटा भाई गाजियाबाद का है, इत्तेफाक से मैं भी गाजियाबाद का हूँ। क्या बात है, वाह। अब मैं आपको बताता हूँ, आप यूपी गेट से शुरू करिए। यूपी गेट से मोहन नगर जाएंगे, जो रोड का चौड़ीकरण हुआ समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है। उसके अलावा गाजियाबाद में 3 पावर स्टेशन लगे हैं, एक आपका कलहेरा ब्रिज में लगा हुआ है, एक मुरादनगर में लगा हुआ है, और एक इंदिरापुरम में लगा हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। आपकी जो गाजियाबाद की मेट्रो है वो समाजवादी पार्टी की देन है। अब सुन लीजिए, एलिवेटेड रोड जो बना हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज भी पिछले 7 सालों में जितने अंडरपास बने थे वो समाजवादी की देन है। एक अंडरपास का नाम गाजियाबाद के अंदर कोई भी बता दे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बना, तो उसका नाम बदल दूंगा मैं। पूर्वांचल की भी बात कर लीजिए, हमारे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की सरकार। पूर्वांचल मतलब क्या? पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर के मिर्जापुर, मांडा, मिर्जापुर, विंध्याचल, चिकिना की बात कर रहा हूं मैं। इनकी सरकार में रोड ऐसे थे साहब। इनकी सरकार में? समाजवादी की सरकार में। आज वहाँ रोड डबल हो गई है।
प्रयागराज से लेकर के मिर्जापुर तक का रोड देखिए तो डबल रोड हो गई है। इनकी सरकार में धक्के खाते थे हम, ऐसे ऐसे करके गाड़ियां जाती 4-4 घंटे में जाते थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी इनके घोटाले इतने ज्यादा हैं कि इनके जो गुर्गे थे ना वो अंदर अंदर वसूली करते थे। ये नहीं बताते, ये नहीं बताते, अंदर अंदर वसूली करते थे, धमका धमका करके पिस्टल लगा लगा। जी कहाँ से आना हुआ आप लोगों का? इंदौर से। सबसे साफ सुथरा शहर। हाँ जी जी, तो कैसे आना हुआ इधर? घूमने के लिए। घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है दिल्ली? बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब इंदौर गर्मी है, हाँ? बहुत ज्यादा। इंदौर से ज्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं इंदौर। पानी वाले कहाँ गए? चले गए? पत्रकार कौन सी कॉलोनी थी उनकी? टीचर्स कॉलोनी, हाँ? अध्यापक कॉलोनी नांगलोई। पानी नहीं आता है। हाँ जी बोलिए साहब, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हूँ मैं। हाँ जी, मैं यहाँ पर बहुत बार आया और टीवी देखता हूँ तो हर समय होता है बेरोजगारी बहुत है और क्या नाम है महंगाई बहुत है। मेरे को सिर्फ एक चीज़ पहले तो ये पूछनी है, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर बेरोजगारी नहीं है? और सबसे बड़ी बात, बेरोजगारी यहाँ पर बहुत है, महंगाई बहुत है। पब्लिक को बेरोजगारी भी पसंद है और महंगाई भी पसंद है, तभी मोदी जी 3 बार जीते हैं और जीतते रहेंगे। पब्लिक चाहती है बेरोजगारी हो या महंगाई हो, जीतना उन्होंने। सर इन भक्तों का स्वागत कर दिया। जी जी देखिए ये भक्त आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात। वो उनको रिएक्ट करने का अधिकार है, आपको बोलने का। मैंने माइक आपसे भी नहीं हटाया। सर सिर्फ देश का नाम पूछ लो, कहाँ पर बेरोजगारी नहीं है। ठीक आपने बोला, ठीक। देखिए पूरी दुनिया इस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन पर है, मुझे मालूम है, लेकिन ठीक है, सवाल पूछने का उनको भी हक है। जी भक्त अच्छा है अंध निंदकों से। पहली बात, अगर इस भक्ति से देश के अंदर 370 हटकर जम्मू कश्मीर में न्याय मिलता है तो यह भक्त अच्छा है। अगर इस भक्त के अंदर काशी विश्वडोर बन के चंद्रयान 3 भी हम देखते हैं तो यह भक्त अच्छा है। अगर इस भक्ति के अंदर पहली बार 18,000 गांव में बिजली पहुंचती है तो यह भक्त अच्छा है। और मैं जब आ रहा था प्रतीक भैया तो मैं हजमोला का पैकेट ढूंढ रहा था, कुछ विपक्ष को हजम नहीं हो रहा, उन्हें सपने में दिख रहा था पीएम राहुल गांधी, दिख क्यों नहीं रहा पीएम राहुल गांधी? तो हजमोला की जरूरत है। और एक बात, राजनीति में शॉर्टकट कभी नहीं होना चाहिए, ना शिक्षा में होना चाहिए, पर इन्हें राजनीति में शॉर्टकट चाहिए। कभी किसान बनते हैं, कभी कुली बनते हैं, और हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ लॉन्ग टर्म जनरेशन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। राइट नाउ हरनाम जी का बारी है। देखिए जी, हमें गर्व है कि हमारा नेता किसानों से बात कर रहा है, हमारा नेता कुली से बात कर रहा है, हमारा नेता मजदूर से बात कर रहा है, हमारा नेता मिस्त्री से बात कर रहा है, मैसन से कर रहा है, कारपेंटर से कर रहा है, प्लम्बर से कर रहा है, मैकेनिक से कर रहा है, महिलाओं से कर रहा है, छात्रों से कर रहा है, दलितों से कर रहा है, आदिवासियों से कर रहा है, अल्पसंख्यकों से कर रहा है। क्योंकि ये इस देश की खूबसूरती है। किस्म किस्म के फूल जो हैं, इसको मिला के जो गुलदस्ता बनता है, इसीलिए पूरा विश्व इस देश को निहारता है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और हम आपके अंध भक्तों को कहना चाहते हैं कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए, आप इस देश का ताना बाना, अमनो अमान खराब नहीं करने देंगे हम आपको। और हम सुकून, शांति, धर्मनिरपेक्षता बनाकर रखेंगे। इस देश की खूबसूरती को जितनी बार कीचड़ फेंकोगे उतना ही मजबूती से कमल खिलेगा। 3 बार से आपने यह देखा है और अब की बार 29 में भी देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में आने वाली है। ये बताना चाह रहा हूं इनको, ये बहुरूपिया का रूप धारण करते हैं अंग्रेजों के। सुनिए, ये मैकेनिक के पास जाते हैं, कुली के पास जाते हैं, मजदूर के पास जाते हैं, लेकिन उनकी बात संसद में नहीं उठाते हैं। ये बहुरूपिया ही करता है और कोई ऐसा नेता नहीं करता है। जो बहुरूपिया होता है वही ऐसी बात करता है। संसद में हिंदुओं का मुद्दा उठाएंगे लेकिन गरीबों की बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी इनकी जो पूरी सरकार है 2 पलटुओं पे लटकी हुई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जिस दिन साथ जोड़ दिया उस दिन खत्म हो जाएगा 400 पार की जो भक्ति थी ना, वो निकल जाएगी। ये 2 लोगों पे पता ही 400 पार की भक्ति पूरे देश ने इनको मुंह की चटाई है। और यही बात आज उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या जहाँ मंदिर समाजवादी बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जीवन धोखे की राजनीति की है। धोखे से डॉक्टर बनाते हैं, नीट का पर्चा लीक करते हैं, धोखे से लेटरल एंट्री से आईएएस बनाते हैं।
ये समाजवादी के हमारे भरे भाई कह रहे थे पिछले बार कि समाजवादी के राज में ये रोड बना, वो बना, ये समाजवादी की देन। बेशक पहले समाजवादी उठा लो प्रदेश होता था, अब है उत्तम प्रदेश। आपके ही अतीक अहमद समाजवादी के देन, मुख्तार समाजवादी के देन, बलात्कार समाजवादी के देन। देश में किडनैप की कथा उत्तर प्रदेश से निकलती थी, उसका भी देन समाजवादी का नेता पाया जाता था। और तो और जिस बहरूपियों को पोस्ट कर रखते थे ना, ये योगी मोदी की सरकार ने उन्हें उजागर किया है और सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे।